नमस्कार। आज का एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। आज का एजेंडा में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की उन बड़ी खबरों पर जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। तो सबसे पहले उन खबरों पर नजर डालते हैं। हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण आज दिल्ली में महायुति की बैठक, लोकसभा में 2 विधेयक किए जाएंगे पेश, राज्यसभा में होगी चर्चा। संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन। इसके साथ संभल में स्थिति सामान्य, प्रशासन ने उपद्रवियों की फोटो की वायरल। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह भूमि विवाद मामले में आज होगी सुनवाई। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर हम आज का एजेंडा में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं अपनी पहली खबर पर। हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण आज। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन आज चौथी बार लेंगे शपथ। इंडी गठबंधन के कई बड़े नेता रांची में समारोह में होंगे शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। ऐसे में रांची शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है और इस वजह से रांची शहर के स्कूल भी बंद रहेंगे। वहीं बात महाराष्ट्र की सियासत की तो महाराष्ट्र में आज सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे से दिल्ली में चर्चा करेंगे। इससे पहले कल एकनाथ शिंदे की तरफ से कल कहा गया था कि सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, जिसके बाद तस्वीर साफ हो गई थी कि महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में मिलकर सरकार चलाएगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर जी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण आज है झारखंड में। इस बार चुनावी जीत को लेकर जेएमएम और हेमंत सोरेन के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, निश्चित तौर पर चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन आज शपथ लेंगे। 49 वर्षीय हेमंत सोरेन की जो पार्टी है इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। झारखंड विधानसभा में 81 सदस्यीय विधानसभा है झारखंड का, जिसमें से 34 सीट पर जेएमएम को जीत मिली है। 16 सीटों पर कांग्रेस जीती है जो उनकी सहयोगी पार्टी है। तीसरी उनकी जो सहयोगी पार्टी है आरजेडी, वो 4 सीटों पर जीती है और एक अन्य सहयोगी पार्टी सीपीआई-एमएल है, वो 2 सीटों पर जीती है। तो इस तरीके से 56 सीटों पर जो इंडी गठबंधन है उसको कामयाबी मिली जी। इतनी बड़ी भाजपा झारखंड में किसी को नहीं मिली थी। तो इस जीत के बाद, लेकिन इसके बावजूद आज हेमंत सोरेन अकेले मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ शपथ ले रहे हैं, क्योंकि उनके जो ब्लॉक के पार्टनर है, चाहे इंडी गठबंधन के कांग्रेस हो, आरजेडी हो और सीपीआई-एमएल ने हालांकि कह दिया है कि वो बाहर से ही समर्थन करेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से एक डिप्टी सीएम पद की मांग की गई थी, जिस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है और इसी वजह से आज हेमंत सोरेन अकेले शपथ ले रहे हैं। और चूंकि शपथ ग्रहण समारोह को बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक यहाँ बनाया गया है, रांची के मोरहाबादी मैदान में सारे इलाके जो झारखंड के 5 प्रमंडल है वहां से लोगों को बुलाया गया है, तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। तो इस तरह से तैयारियां की गई है। इंडी गठबंधन के जो तमाम नेता, बड़े नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे फिर तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, सीपीआई-एमएल के तमाम नेता हो और कई जहां पर इंडी ब्लॉक्स के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स है, उन राज्यों के भी नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश की गई है। ममता बनर्जी भी पहुंच रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अभी इतनी बड़ी जीत के बाद भी आज जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसमें हेमंत सोरेन फिलहाल अकेले ही शपथ ले रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अभी भी गठबंधन की जो गांठ है वो ठीक से सुलझी नहीं है और उसमें मंत्री पद को लेकर खींचतान की स्थिति बनी हुई है। जी दिवाकर जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या इस बार हेमंत सोरेन सरकार में किसी प्रकार के नए बदलाव या मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल की भी उम्मीद है? देखिए, निश्चित तौर पर वो तो होगा ही, क्योंकि जो इस बार का जो परिणाम रहा है उसमें कई कद्दावर नेता, उनके कई मंत्री भी चुनाव हार गए हैं। जो कांग्रेस कोटे से स्वास्थ्य मंत्री थे वो हार गए, जेएमएम कोट बन्ना गुप्ता वो चुनाव हार गए हैं, मिथिलेश ठाकुर जो जेएमएम कोटे के मंत्री थे वो चुनाव हार गए हैं। तो ऐसे में नए चेहरे पर तो दाव खेलना ही होगा दोनों दलों में जो बड़े। और कांग्रेस की ओर से लगातार पिछले भी 5 साल का जो शासन चल रहा था तो उस दौरान भी कई बार ये कहा गया था कि कांग्रेस के खेमे से मंत्रियों में बदलाव हो सकता है। तो इस बार कुछ नए चेहरे निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो कांटो भरा ताज ये है कि
इस बार इंडी ब्लॉक की ओर से जो चुनावी वादे किए गए हैं, चाहे वो झामुमो की ओर से मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये प्रत्येक महिलाओं को देने की बात की गई हो, 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की गई हो, या फिर जो यूथ है बेरोजगारों के लिए जो भत्ता देने की बात की गई है, तो इन तमाम तरह की जो फ्री बीज की घोषणाएं की गई है, इसकी पूर्ति कैसे होगी, ये एक सरकार के लिए कह सकते हैं कि आर्थिक तौर पर एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी इस पर सोचने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से चुनावी वादे किए गए उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उसके बाद बढ़ गया है, बम्पर वोटिंग मिली है, तो जनता की जो उम्मीदें और आकांक्षाएं हैं वो दोनों इस सरकार से बढ़ी हुई है, तो उसकी पूर्ति किस तरीके से करेगी, तो निश्चित आने वाले दिनों में ये चुनौतियां तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन सरकार को देखनी पड़ेगी। जी दिवाकर जी, रांची में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक में बदलावों के बारे में अगर भी आप कुछ हमें जानकारी दे सके। देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ा बदलाव आज किया गया है। रांची का मोराबादी मैदान मुख्यमंत्री आवास, गवर्नर आवास के जस्ट बगल में मोराबादी आबाद मैदान है, और वो एक हट प्लेस कहा जाता है, तो वहां पर जो आने जाने के जो रास्ते हैं उसको डाइवर्जन किया गया है। दोपहर के बाद इन तमाम रास्तों को आम पब्लिक के लिए एक तरीके से बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो आउटर रिंग रोड का इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा, और इस जगहों पर ना आए, क्योंकि कई जगहों से लोग भी आ रहे हैं, पब्लिक भी काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच रही है, तो ऐसे में लोगों को परेशानी ना हो इसलिए कई रास्तों को बंद किया गया है, ब्लॉक किया गया है। तो ये तमाम तरह के इंतजाम, साथ ही साथ जो सारे स्कूल्स थे उनको कल सामने ही निर्देश दिया गया कि बच्चों को परेशानी ना हो, इसके लिए स्कूल्स को भी बंद करने के निर्देश दिए गए। तो ये तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए गए, और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी के इंतजाम है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता वहां से पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी भी है, तो ये तमाम तरह के वीआईपी यहाँ पहुंच रहे हैं, तो उस लिहाज से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी के अलावा जो ट्रैफिक का जो एक पुख्ता इंतजाम है वो भी किया गया है। कई रास्तों को एक तरीके से बंद कर दिया गया है, और दोपहर के बाद तो वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे, ताकि जो वीआईपी का मूवमेंट है उसमें किसी तरीके का परेशानी ना हो। जी दिवाकर जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते अपनी अगली खबर पर। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। पिछले 2 दिन लगातार हंगामे की भेंट चढ़ गई, इसलिए आज ये देखना होगा कि पक्ष और विपक्ष के बीच कैसा तालमेल हो पाता है। अगर विधायी कार्यों की बात करें तो लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण बिल पारित करने के लिए सदन पटल पर रखे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक कार्य विधिया संशोधन बिल 2024 सदन में पेश करेगी। इस बिल के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 की धारा को संशोधित किया जाएगा। लोकसभा में ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे संशोधन बिल 2024 सदन के पटल पर पारित करने के लिए पेश करेंगे। इन बिल में रेलवे संशोधन एक्ट 1989 में बदलाव लाने का प्रावधान है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो आज 2 विधेयक चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। वहीं लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाए जाने से जुड़ा प्रस्ताव सदन में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही वायनाड से नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी आज लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता कुमार आलोक जी जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक जी, आज संसद के शीतकालीन सत्र का अगला दिन है, क्या आज भी विपक्ष के हंगामे की संभावना है या फिर इस दिन की कार्रवाई शांतिपूर्ण हो पाएगी? नहीं, आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि आज क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन जिस तरह के हालात जो है संसद के शीतकालीन सत्र में शुरू पहले दिन से हुए हैं वो अभी तक जारी है। जो लॉकजाम है वो जारी है, और जो एक गतिरोध का रास्ता बीच में जो फ्लोर मैनेजर्स होते हैं पार्टी के, खासकर सत्ताधारी पक्ष के जो फ्लोर मैनेजर होते हैं या विपक्ष के जो फ्लोर मैनेजर होते हैं, तो उनके बीच अभी कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब ऐसे लॉकडाउन की स्थिति होती है तो फ्लोर मैनेजर की भूमिका बहुत बड़ी होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों। लेकिन अभी तक कोई ऐसी कोई पहल नहीं हुई जिससे कि लग रहा है जैसे कि संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो सुचारू रूप से चल सके। आपने जिन दोनों बिल का जिक्र किया जो लोकसभा में पेश किए जाएंगे और राज्यसभा में पेश किए जाएंगे, ये लगातार 4 दिन से लिस्टेड है बिजनेस टॉप लिस्ट में।
लेकिन वही है कि हंगामे के कारण, हंगामे की भेंट चढ़ जाने के कारण कोई विधायी कार्य संभव नहीं हो पा रहा है। अब आज देखना हुआ कि अभी कांग्रेस संसदीय दल की बैठक चल रही है और थोड़ी देर में खत्म होगी ये बैठक, जिसमें कांग्रेस के सभी सांसद यहाँ पर उपस्थित थे। सोनिया गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी आज सवेरे 11 बजे वो वायनाड से जो जीत कर आई है संसदीय चुनाव को, तो वो उनका शपथ ग्रहण होगा। इसके साथ ही नांदेड़ से जो कांग्रेस के सांसद जीत के आए हैं वो भी उनका भी शपथ ग्रहण 11 बजे दिन में होगा। तो कांग्रेस क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है, इस बैठक के बाद पता चलेगा, जब हम ऑफ द रिकॉर्ड नेताओं से बात करेंगे कि आखिर बैठक में क्या फैसला लिया गया, क्या रणनीति बनाई गई कांग्रेस की ओर से। क्योंकि जो विधायी कार्य है, काफी जो लोकहित के बिल हैं उसको सरकार पास कराना चाहेगी और ये काफी महत्वपूर्ण सत्र होता है। लेकिन अभी तक जो स्थिति है उससे आज देखना होगा कि फ्लोर मैनेजर की भूमिका क्या होती है। और पहला जब एक चीज जो आपने जिक्र किया अपने एंकर में कि जो वक्फ संशोधन बिल पर जो संसदीय समिति बनी है, तो उसमें अभी कल जब जो बैठक थी संसदीय जेपीसी की जब बैठक थी और बैठक के बाद जब जो उनके अध्यक्ष थे संसदीय समिति के, तो उनका कहना था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे भी बात करना जरूरी है, थर्ड पार्टी है और बहुत सारे ऐसे संगठन है उनसे भी बात करना बाकी है। तो इसलिए आज प्रस्ताव पेश किया जाएगा कि इसकी जो समय सीमा है उस समय सीमा को बढ़ाया जाए, तो उसके लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है लोकसभा में। तो इसके अलावा अब ये देखना होगा कि आज का ये जो पूरा दिन है उसमें कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक हुई है और विपक्ष की ओर से अब क्या, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोकसभा में खास करके समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो हंगामा कर रहे हैं संभल की जो घटना हुई है उसको लेकर के, और उसी तरीके से राज्यसभा में कांग्रेस के जो सांसद हैं वो हंगामा कर रहे हैं अडानी से जुड़े जो मामले हैं जिसको लेकर के राहुल गांधी और खड़गे से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता बाहर सवाल उठा चुके हैं और उनका कहना है कि सदन में इस पर अविलंब चर्चा हो, सारे विधायी कार्यों को रोक करके, और सस्पेंशन की नोटिस रोज दिया जा रहा है। अगर लोकसभा की हम बात करें तो मानिक चंद टैगोर हैं, वो लगातार वो सस्पेंशन के लिए मोशन ला रहे हैं, मोशन पेश कर रहे हैं। उसी तरीके से राज्यसभा में रणदीप सुरजेवाला वो कहते हैं कि सारे कार्यों को स्थगित कर नियम 267 के तहत जो अडानी वाला मामला है उस पर चर्चा किया जाए। तो अब देखना होगा कि जब संसद का सत्र 11 बजे शुरू होता है तो क्या रुख होता है विपक्ष का, ये देखने वाली बात है। कुमार आलोक जी, आज लोकसभा में पेश होने वाले बैंक कार्य विधिया संशोधन बिल और रेलवे संशोधन बिल पर भी विपक्ष का क्या कोई रुख हो सकता है? क्या इन बिलों पर भी कोई बड़ी चर्चा या विरोध होने की संभावना है? देखिए, जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तभी तो विधायी कार्य संपन्न होंगे, लेकिन संसद की कार्यवाही जब शुरू ही नहीं हो पा रही, जैसे ही संसद में लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, अगर लोकसभा में या राज्यसभा में जब सभापति आते हैं तो पेपर लेड ऑन द टेबल जो एक प्रक्रिया होती है, संसदीय प्रक्रिया होती है, जो तमाम डिपार्टमेंट्स के जो मंत्री होते हैं वो पेपर रखते हैं संसद के पटल पर, तो वो तो हो जा रहा है, राज्यसभा में भी हो जा रहा है और लोकसभा में भी लोकसभा में वो भी नहीं हो पा रहा है। तो अब जब सत्र, अभी देखिए समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो सारे पूरे तैयारी का, कांग्रेस के जो सांसदों की बैठक खत्म हो चुकी है, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक खत्म हुई है और वो अभी संसद की ओर जा रहे हैं, मतलब अपने अपने हाउसेस में जा रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो। तो मेरे कहने का आते हैं कि जब संसदीय जो विधायी कार्य है वो संसद सत्र चल ही नहीं पा रहा है तो आखिरकार पटल पर कैसे रखेंगे और उस पर कैसे बहस होगी। तो देखना, आप इंतजार कीजिए कि 11 बजे के बाद जब अब तुरंत ही शुरू होने वाला है लोकसभा और राज्यसभा का सत्र, तो देखना ये होगा कि क्या आज विपक्ष का क्या रोल रहता है, विपक्ष क्या चलने देगा या सत्ता पक्ष कोई हल निकालेगा, ये देखने वाली बात। बिल्कुल कुमार आलोक जी, इसी के साथ आज महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम का भी चयन होगा। महाराष्ट्र में सरकार गठन की प्रक्रिया को लेकर क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, आज शाम में जो महायुति के जो बड़े नेता हैं, जो जैसे देवेंद्र फडणवीस हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एकनाथ शिंदे हुए और अजीत पवार, तो ये तीनों आज मिलेंगे। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनसे सामने मुलाकात होगी। और जैसा कि आपने देखा होगा कि कल दोनों प्रेस से मुखातिब थे, देवेंद्र फडणवीस भी और एकनाथ शिंदे भी। देवेंद्र फडणवीस का भी ये कहना था कि आलाकमान जो हमारा पार्टी का नेतृत्व जो फैसला लेगा हम उसको मानेंगे, और एकनाथ शिंदे ने भी स्पष्ट कर दिया, क्योंकि काफी ये चर्चा हो रही थी कि एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए। हालांकि एक बात जरूर ये आई है कि उनको केंद्र में लाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इससे मना किया है। तो अब बहुत सारे कयास हैं
जो लगाए जा रहे हैं कि शायद एकनाथ शिंदे के पुत्र जो सांसद हैं उनको महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बनाया जाए और तरह की बातें हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने भी स्पष्ट कर दिया कि हालांकि भाजपा जो भी चाहेगी, जिस तरह का जो उनका फैसला होगा वो उनको मान्य होगा। तो ये जो विवाद का जो विषय था, एकनाथ शिंदे बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, तो इन तीनों जो बड़े नेता हैं, इन्होंने सारा दारोमदार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास छोड़ दिया है। जी, कुमार आलोक जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अपनी अगली खबर पर। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े हैं। जब से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया है, उसके बाद से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को लगातार कट्टरपंथियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। चिटगांव में हुए हिंसक प्रदर्शनों में एक वकील की मौत भी हो गई है। इस बीच बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन को कट्टरपंथी धार्मिक संगठन करार दिया। इस्कॉन के शिवचर स्थित केंद्र को मुस्लिमों ने जबरन बंद कर दिया है। वहां मौजूद श्रद्धालुओं को सेना के जवान जबरन उठा ले गए। ऐसे हालात पर भारत की तरफ से कई संगठनों ने विरोध जताते हुए पीएम से बांग्लादेश के हालात को चिंताजनक बताते हुए हस्तक्षेप करने की मांग की है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर श्री श्री रविशंकर आध्यात्मिक गुरु और स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती आध्यात्मिक गुरु ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है, इसके लिए जो खड़े हैं वो संत को कैद करना कहाँ का न्याय है, किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। क्योंकि वहां के लोगों के अधिकार के लिए वो खड़े हुए हैं, वो बंदूक लेके नहीं गए, किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं। समुदाय जो भयग्रस्त है, पीड़ित है, उनको हिम्मत दे रहे हैं। ये तो हर धर्म गुरु का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। गतिविधियां हैं वो ठीक नहीं है। हिंदुओं का दमन हो रहा है, हिंदुओं की हत्या हो रही है, उनकी दुकानें लूटी जा रही, उनको विभिन्न सरकारी नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है। और वहां तो इनकी किताब में सिर्फ काफिर शब्द है, और काफिर शब्द होने के कारण वो हिंदू ही नहीं, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई सबको प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं। तो आज का एजेंडा में अगली खबर संभल से है। संभल की विवादित जामा मस्जिद परिसर में रविवार को सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के 5वें दिन हालात सामान्य स्थिति में हैं। संभल में बाजार और स्कूल अब खुल गए हैं। हालांकि प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं शुक्रवार तक बंद रहने का ऐलान किया। पुलिस का दावा है कि पूरी हिंसा पूर्व नियोजित थी। मामले में पुलिस ने कुल 7 एफआईआर दर्ज की है, जिनमें 2 दर्जन से अधिक लोगों को नामजद किया गया है, जबकि लगभग 2750 अज्ञात है। जिला प्रशासन ने उपद्रवियों की फोटो जारी की है, जिसमें उन पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पासपोर्ट साइज फोटो जारी होने के बाद समस्त मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन फोटोज को वायरल किया जा रहा है। उनकी सूचना देने वाले को उचित इनाम देने की भी घोषणा की गई है। जनपद संभल में रविवार को हुई घटना के बाद जिला प्रशासन ड्रोन कैमरों और गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से जो फुटेज निकल रही है, उन फोटोज को वायरल कर रही है। वहीं संभल हिंसा में सियासत भी जारी है। इसी के तहत सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज संभल जाएगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेन सिंह जी जुड़ चुके हैं। रामेन जी, संभल में हुई हिंसा के बाद 5वें दिन अब हालात की क्या स्थिति देख रहे हैं आप संभल में? देखिए बरखा, हालात सामान्य हैं जी, कि जो जिस तरीके से प्रशासन ने टैकल किया है उसके कारण सामान्य है जी। क्योंकि एक पक्ष ये कह रहा है कि जो जैन साहब जो एडवोकेट हैं वो आतंकवादी हैं। सपा के एक नेता बयान दे रहे हैं कि अधिकारी आतंकवादियों की तरह कार्रवाई कर रहे हैं, और जो पत्थर चला रहे थे, जो गोलियां चला रहे थे, उनको मासूम बताया जा रहा है। जो पॉलिटिकल एंगल, अगर इसको छोड़ दीजिए तो संभल की जो शांति है वो वापस आ रही है। भले ही अभी इंटरनेट सेवा बंद है, 2 दिन बाद वो खोली जाएगी। सरकार देख रही है कि इंटरनेट सेवा जब खोली जाएगी तो उसका फायदा पुलिस प्रशासन को भी मिलेगा, इसलिए कि बहुत सारे वीडियोज है जो इंटरनेट बंद होने के कारण पुलिस तक नहीं पहुंच पा रहे, वो सारे वीडियोज आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। दूसरी जो
पुलिस तकनीक है, एक तो वीडियोज के माध्यम से चिन्हित किए गए हैं, और जिन लोगों के चेहरे नहीं आए वो ये ना सोचे कि उनका चिन्हांकन नहीं हो रहा। जितने मोबाइल फोन वहाँ एक्टिव थे, उन मोबाइल फोन को देखा जा रहा है कि कितने मोबाइल फोन थे, ये पहली बार एक्टिव हुए हैं, यहाँ कैसे आए हैं, कहाँ के हैं, इनसे कितना मैसेजिंग कितनी की गई है। तो बहुत सारी तकनीक के आधारित पूरा जो साक्ष्य है वो जुटाए जा रहे हैं। तो जो लोग वहां थे पत्थरबाजी में, गोलीबाजी में, वो जान लीजिए कि पकड़े जाएंगे, ये संभल के लोग भी जान लें। और जो प्रदेश सरकार जिस तरह उन्होंने कहा कि पोस्टर लगा रहे हैं, इनकी रिकवरी करेंगे, तो वो दूर नहीं जा पाएंगे कि पुलिस की निगाह से दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और तकनीकी रूप से बहुत सारे साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं जो देर से देर आपको दिखेंगे। बरखा जी, रामीन जी, आपने जैसे कहा कि संभल हिंसा के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है, समाजवादी पार्टी का आज प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचने वाला है, इस पर कोई जानकारी? देखिए, ये पूरी सियासत के कारण ही हुआ है। आप समझिए कि अब आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के जज से आप कह रहे हो सीबीआई देखे इस मामले को। अरे न्याय संगत कार्रवाई हो रही थी, एक न्यायालय ने आदेश दिया था, उसका क्रियान्वयन किया जा रहा था, उसका कंप्लायन किया जा रहा था। आप एक तरफ तो न्यायालय की बात नहीं मानोगे, वहां पत्थर चलाओगे, डंडे चलाओगे, गोलियां चलाओगे, दूसरी तरफ आप न्यायालय से अपेक्षा करते हो कि ये सारी चीजें हमारे अनुकूल हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ संकट ये है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करता है, वो आम आदमी नहीं मानता है। मरने के बाद सियासत होगी, वोट बैंक कैसे तैयार हो उसकी सियासत होगी। कुदरती चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी में जो बौखलाहट है, जो परेशानियां है, वो समझ सकते हैं। जो राजनीति समझने वाले लोग हैं वो जान सकते हैं कि मुस्लिम वोटर जैसे दूर जा रहा है, कैसे वोट अपने साथ करे। क्योंकि मुलायम सिंह के साथ मुस्लिम वोट तब आया था जब मंदिर कांड में गोली कांड हुआ, तो उसके बाद मुसलमानों को लगा कि हमारे नेता हैं और ये हमारे साथ खड़े रहेंगे। अखिलेश यादव को अवसर नहीं मिला, वो वोट भी छटक रहा है। तो अखिलेश यादव का पूरा प्रयास रहेगा कि किसी तरीके से ये वोट बैंक को कंट्रोल करे, अपने साथ जोड़े रखे। तो वो सियासत है, लेकिन उससे मुस्लिमों का कोई भला होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम अपने बारे में नए सिरे सोचें कि कौन लीडरशिप जिनको शांति की तरफ ले जाएगी, कौन लीडरशिप जिनको प्रॉस्परस बनाएगी, कौन लीडरशिप है जिनके बच्चों को भविष्य सुरक्षित करेगी। उन बच्चों को भविष्य जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन लोगों की तस्वीरें लग रही, जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनका भविष्य क्या होगा, वो कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, उनका चिन्हांकन हो गया कि दंगाई है। तो ऐसी परिस्थितियों में मुसलमानों को नए सिरे सोचना होगा कि उनको क्या करना है, इस देश में रहने के लिए किस तरह रहना है, ये उनको सोचना है। जी, रामीन जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के एजेंडा में बढ़ते अपनी अगली खबर पर। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह भूमि विवाद मामले की आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद भूमि विवाद मामले की आज सुनवाई होगी। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। आज इस मामले पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अपनी अपनी दलीलें कोर्ट में रखेंगे। अदालत में अब केस के वाद बिंदु तय किए जाएंगे। इसके बाद अयोध्या विवाद की तर्ज पर मुकदमे का ट्रायल शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि मथुरा विवाद से जुड़ी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक साथ सुनवाई हो रही है। तो आज मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद जो है उस पर आज सुनवाई होगी। आज अधिक जानकारी क्या सुनवाई होगी इस पर भी आज महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। तो आज मथुरा, तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता उमाशंकर गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। उमाशंकर जी, आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद जो भूमि विवाद है उस पर सुनवाई होगी, इसके बारे में और क्या अधिक जानकारी आपको मिली है? क्या इस सुनवाई में आज कोई महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है? देखिए बरखा जी, आपको बता दें कि जी आज सुनवाई मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सुनवाई होगी जी, लेकिन नया बेंच बदलने के बाद अभी ये पिछली तारीख 19 नवंबर को सुनवाई हुई थी। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश किया था। अभी बाकायदे न्यायमूर्ति महोदय इसको पूरे मामले की गहनता से सुन रहे हैं जी, क्योंकि नया बेंच बदलने के बाद पूर्व मयंक कुमार जैन न्यायमूर्ति थे, उनके सेवानिवृत्त होने के बाद यह सुन रहे हैं। आज जो सुनवाई होगी, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता दलील यह देंगे कि
इस पे जो है अलग अलग सुनवाई हो। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अलग अलग वादों को सुना जाए, क्योंकि अलग अलग याचिकाओं में अलग अलग मांगे की गई है। लेकिन हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं का कहना यह है कि एक साथ ही सभी याचिकाओं को सुना जाए, क्योंकि सभी मांगे एक है। इस पर जो है क्या कहते हैं, आज न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की बेंच में हो रही है पूरी याचिका की सुनवाई। 15 याचिकाओं की सुनवाई एक साथ हो रही है। जी बरखा जी। जी उमाशंकर गुप्ता जी, जैसे आपने बताया कि आज कई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, क्या इनमें से किसी एक याचिका को लेकर अदालत का रुख स्पष्ट हो सकता है? देखिए, आपको बता दें कि आज जो याचिका संख्या 4 है उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक पद्धति यानी कि वीडियोग्राफी के माध्यम से जो है इनमें मांग की गई है कि वीडियोग्राफी पद्धति से हमारी जांच किया जाए, ताकि जो है यह क्लियर किया जा सके कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन है या तो फिर शाही ईदगाह मस्जिद की। और अन्य भी अधिवक्ता अपनी दलीलें पेश करेंगे। अगर वह जवाब दाखिल करते हैं तो अन्य याचिकाओं की भी सुनवाई हो सकती है। जी बरखा जी। जी उमाशंकर गुप्ता जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।